नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये आपका जो होमवर्क दिया गया है ये आपका सोमवार का टॉपिक है। ठीक है, ये आपका दोस्तों सोमवार का टॉपिक है, यानी आप ये 22 तारीख बोल सकते हैं, 22 फरवरी का है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा यानी जो आपका होमवर्क सीरीज चल रहा है, इसमें देखेंगे तो आपका पेज नंबर 106 से लेकर 110 पढ़ना है आपको। ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, ये आपका 291 से लेकर के 300 तक पेज पढ़ना है। पॉलिटी की बात करते हैं तो भाग 5 पढ़ना है। भाग 5 में आपका राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ना है, राष्ट्रपति का। हिस्ट्री में देखेंगे तो आपका राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से लेकर के 1905 तक पढ़ना है। और जियोग्राफी की बात करते हैं तो भारत का उद्योग पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा हम देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लग रहा है, तो आप पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी फायदा मिलेगा। और वीडियो पूरा देखेंगे तो हम भी ये रहेंगे कि हाँ चलिए आप लोग पूरा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे भी मेहनत आपके लिए प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम देखेंगे आपका 106 से लेकर के 110 तक जो है आपका पेज देखेंगे, आपका परीक्षा मंथन का करंट अफेयर है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपका बॉक्स में दिया गया है, जैसे वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना, ये आपका 6 अगस्त 2024 को हुआ है। ये आपका देखिए 6 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दिया गया है। इस परियोजना के तहत जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा को तापी नदी की सहायक नदी नलगंगा से जोड़ा जाना है। भारत की पहली लघु भूतापीय विद्युत परियोजना ये आपका 7 फरवरी 2021 को लॉन्च हुआ है। जुलाई 2024 में भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना की ड्रिलिंग भूतापीय समृद्ध पूगा घाटी में शुरू किया गया है, जो लेह से लगभग 190 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला है कि पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना 30 जून 2024 को मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने भोपाल में मध्य प्रदेश में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 12 मार्च 2024, देखिए 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने सस्ती दवाइयों के लिए डिंडीगुल इरोड तिरुचि और पलक्कड़ रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के तहत जन औषधि केंद्रों का जो है लोकार्पण किया है। यह यात्री किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं खरीद सकेंगे। यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से सभी प्रमुख स्टेशनों पर जो है विस्तारित की जाएगी। अगला आपका है ग्यालसुंग परियोजना। मार्च 2024 में भारत ने ग्यालसुंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी किया है, जबकि जनवरी 2024 में भारत द्वारा 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है जारी किया गया है। देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में स्थित जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना हरित पर्यावरण अनुकूल भविष्य का मार्ग जो है प्रशस्त करेगी। रतले जलविद्युत परियोजना 20 जून 2021, 3 जनवरी 2024 को रतले हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बिजली प्रदान करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ 40 वर्षों की अवधि के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए समझौता किया है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड यह राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी है। अगला है कि हियो जल विद्युत परियोजना है ना, तो ये आपका नवंबर 2024, यह अरुणाचल प्रदेश की सियोमी जिले में स्थित 240 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। अगला है कि चलो इंडिया अभियान नवंबर 2024, यह भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक अनूठी पहल है। इसके तहत भारत सरकार प्रवासी सदस्यता के मित्रों को मुफ्त वीज़ा जो है प्राप्त करने की अनुमति देती है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024, जनजातीय समुदाय के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए
उद्घाटन स्थल की बात करते हैं तो हजारीबाग झारखंड। इस अभियान के तहत आदिवासी परिवारों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों को होम स्टे में बदलने के लिए 5 लाख रुपए तक जो है राशि दिया जाएगा। जल ही अमृत कार्यक्रम अक्टूबर 2024। केंद्रीय सशक्त मंत्रालय ने अमृत यानी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 मिशन के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में उपचारित अवशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना और अपचारित जल के पुनर्चक्रण में बढ़ावा देना है। अगला है वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम सितंबर 2024। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से यूके भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल के एक भाग के रूप में वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक समावेशी प्रथाओं को मजबूत करने में संस्थाओं का समर्थन करना है, जिसके लिए रणनीतिक नेतृत्व ढांचा विकसित किया जाएगा। कॉवेंट्री विश्वविद्यालय द्वारा इस पहल में जो है डिलीवरी पार्टनर है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अगस्त 2024। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा किया है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को विकास के दायरे में लाना है। लखपति दीदी कार्यक्रम 15 अगस्त 2023। देखिए अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसका आयोजन जो है आपका महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए लोन भी दिया जाएगा। शुरुआत की बात करते हैं 15 अगस्त 2023 को किया गया है। उद्देश्य की बात करते हैं तो गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। पीएम जनमत कार्यक्रम 15 नवंबर 2023। देश भर के 194 जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अधिवास एवं पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचने के उद्देश्य से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक पीएम जनमत के लिए एक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा व संचार अभियान और लाभार्थी शिविर का आयोजन किया गया है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को दौरान किया है। ये आपका आखिरी ही पेज है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2008। अगस्त 2024 में खादी एवं ग्रामोद्योग योजना ने यानी आयोग ने डाक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे। विदित हो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य की शुरुआत 2008 में किया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। हर घर तिरंगा अभियान अगस्त 2022। देखिए अगस्त 2024 में 9 से 15 अगस्त 2024 के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। विदित हो कि यह तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान है। इस पहल का उद्देश्य हर भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करके नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम 16 जुलाई 2024। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए देश में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम का शुरुआत किया है या फिर शुरू किया है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान ये आपका 24 सितंबर 2024 हो जाएगा। देखिए 24 सितंबर 2024 को केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, जो 60 दिनों तक चला है। इसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू सेवन से बचने एवं उसे त्यागने के लिए जो है प्रेरित करना है। प्रोजेक्ट नमन अगस्त 2024। देखिए भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और
उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किया है। इसके तहत रक्षा पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं जो है प्रदान किया जाएगा। 1 वीक 1 थीम अभियान 24 जून 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम अभियान का शुभारंभ किया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हाल की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 110 से आपका समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक देखते हैं हम दोस्तों, ये आपका पॉलिटी का हम देखने वाले हैं और हमको जो है राष्ट्रपति पढ़ना है टॉपिक, और ये आपका दृष्टि का कोई बुक है, ठीक है। तो चलिए भारत का राष्ट्रपति देख लेते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्राध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान द्वारा जो है अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति पद का जो है प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती है, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधित कार्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देख लेते हैं। देखिए, शामिल होने वाले सदस्य और शामिल न होने वाले सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और संसद के दोनों सदनों के जो है मनोनीत सदस्य, ठीक है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो नहीं शामिल होने वाले होते हैं वो राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो राज्य विधानसभाओं जैसे जो आपका द्विसदनीय विधायिका के मामले में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हो जाएंगे। किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य आपका हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55। भारत के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होना चाहिए तथा संघ एवं राज्यों में समानता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार जो है निर्धारित किया जाता है। जैसे विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या जो है उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर जो है प्राप्त होती है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल संख्या बटे में देखेंगे तो आपका राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल संख्या गुणे 1/1000 हो जाएगा। देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक संसद के मत का मूल्य बराबर में देखेंगे तो आपका सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे में देखेंगे तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे जो है हम कोटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है निपटाया जाता है एवं उसका जो निर्णय है अंतिम होता है उच्चतम न्यायालय का। यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अन्य तथ्य दिया गया, जैसे मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे जो है अपना वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करता है। प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना जो है उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है। उम्मीदवार को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है शुरू होती है। द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर इसके द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में बांट जो है दिया जाता है, ठीक है।
यह प्रक्रिया जब कोई उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त करता है तब तक जो है चलती रहती है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56। देखिए, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से जो है हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद न ग्रहण कर ले, 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी। अगला आपका है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 57। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। नोट, देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक जो है निर्वाचित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जो है जारी करता है। राष्ट्रपति के लिए अहर्ताएं, शपथ एवं शर्तें अहर्ताएं अनुच्छेद 58 में है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब तक वह, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु जो है पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। देखिए, एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए जो है अहरक जो है उम्मीदवार होता है। नोट, देखिए, संसद निरहर्ता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहर्ता से छूट देता है। इस अधिनियम में अब तक 5 बार जो है संशोधन हो चुका है। संविधान में लाभ का पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 102 के 1 के क तथा अनुच्छेद 191 के 1 में इसका उल्लेख मिलता है। लाभ के पद में निम्न पदों को जो है शामिल नहीं किया जाता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ या राज्य का मंत्री। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, अन्यथा वह अपने जो है उम्मीदवारी खो देगा। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय खजाने में 15,000 की जमानत राशि जो है के रूप में जो है जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो है जमानत राशि जब्त हो जाएगी। शर्तें अनुच्छेद 59 में है। देखिए, वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता जो है छोड़नी पड़ती है। वह कोई अन्य लाभ पद का जो है लाभ का पद जो है धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास यानी राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किराया चुकाए। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान जो है कम नहीं किए जाएंगे। शपथ अनुच्छेद 60। देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न जो है किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे जो है इसी प्रक्रिया की शपथ लेनी पड़ेगी या फिर लेनी होती है। राष्ट्रपति शपथ लेनी है तो देखिए, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा। ठीक है, आगे आपका दिया है कि भारतीय जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को हटा दे। प्रक्रिया द्वारा महाभियोग संबंधित आरोप संसद के किसी भी सदन से जो है लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। यह नोटिस सदन के कुल संख्या यानी सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए होता है।
ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए जो है भेज दिया जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच जो है हो सके। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना जो है पक्ष रख सकता है। यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया जो है पूरी होती है एवं राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित कर होने की तिथि से पद से जो है हट जाना पड़ता है। नोट: महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इसी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नोट पर देखेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्य जो है भाग लेते हैं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है नहीं चलाया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो भारत तथा संघ के अन्य मंत्री, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल एवं प्रशासक हो जाएंगे। वित्त आयोग के सदस्य व राज्यपाल, ये सब जो है राष्ट्रपति के द्वारा देखेंगे तो मनोनीत होते हैं। आगे हमारा राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां। देखिए, 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्ति पर, राष्ट्रपति त्याग देने पर, राष्ट्रपति की मृत्यु पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, पद के ग्रहण करने की अर्हता न रखने पर, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। देखिए, पद रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, जैसे राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य को संपन्न करता है, उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं एवं संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, वेतन भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त होती है। नोट: राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नया चुनाव हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्यकाल समाप्ति के उपरांत भी पुराना जो है राष्ट्रपति अपने पद पर जो है दोस्तों बना रहेगा। एक सेकेंड, पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका जो है उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, देखिए, कार्यकारी शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है प्रयुक्त करेगा। संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्री को नियुक्ति भी की जाती है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए वह करता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, परंतु मंत्रिपरिषद ने इसका जो है अनुमोदन नहीं किया हो। देखिए, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है जिसमें केंद्र, राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित हो सके। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है एवं वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित
क्षेत्र जो है घोषित कर सकता है। वित्त आयोग का गठन केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। विधायी शक्तियां, देखिए राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है एवं संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को जो है संबोधित कर सकता है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को जो है अध्यक्षता सौंप सकता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यकता होती है, जैसे किसी राज्य की राज्य की सीमा में परिवर्तन अथवा नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक, ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े, ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हो या जिनसे राज्यों या जिनसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो, धन वितरित किया जाता हो, राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हो। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए जो है आपका लौटा सकता है। नोट: धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए जो है नहीं लौटा सकता है। जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा राज्यपाल को निर्देश करके विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास जो है पुनर्विचार के लिए जो है लौटा सकता है। नोट: देखिए, राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए जो है बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किए जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय जो है वापस ले सकता है। राष्ट्रपति के अन्य विधायी कार्य जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य किसी रिपोर्ट के संसद के समक्ष रख सकता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली, दमन व द्वीप में शांति, सुशासन व विकास के लिए विनिमय जो है बना सकता है। नोट: राष्ट्रपति पुडुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, पर शर्त सिर्फ यह है कि वह ऐसा तभी कर सकता है जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो अथवा निलंबित हो। वित्तीय शक्तियाँ: देखिए, वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति को निम्नलिखित या फिर निम्नांकित शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में जो है पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए भी कर सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखना। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना जो है नहीं किया सकती है। न्यायिक शक्तियाँ: देखिए, अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह भी ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश या निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास जो है ऐसी स्थिति होती है। यह दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। सैन्य न्यायालय से दंडित वे सारे दंड जिसका स्वरूप जो है मृत्युदंड हो। सैन्य शक्तियाँ: देखिए, राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है एवं जल, थल और वायु सेना के प्रबंधों की प्रमुख नियुक्ति करता है। संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है। आपातकालीन शक्तियाँ:
देखिए, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अद्वितीय शक्ति प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में जो है प्रदान किया गया है। जैसे राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में अनुच्छेद 352, उसके बाद राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में अनुच्छेद 356 तथा 365। वित्तीय आपात की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में देखेंगे तो 360। देखिए, मूल अधिकारों के संबंध में आपातकाल के प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के प्रयोगों को 3 आधारों पर जो है प्रयोग किया जाना था। युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर। ऐसी स्थिति में आपात की उद्घोषणा के पश्चात संविधान का अनुच्छेद 358 स्वयं लागू हो जाता है, जिससे वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लग जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास विकल्प होता था कि राष्ट्रपति चाहे तो एक और आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करके उसकी अवधि तय कर सकता है, परंतु कालांतर में आंतरिक अशांति जैसे प्रावधानों के अत्यधिक प्रयोग ने विवाद की स्थिति पैदा कर दिया। ऐसे में मोरारजी देसाई के तत्वावधान में संविधान का 44वां संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति है ना राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब यदि आपात की उद्घोषणा पहले 2 आधारों पर हुई, अर्थात युद्ध और बाह्य आक्रमण, तभी अनुच्छेद 358 स्वतः लागू होगा, परंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं किया जा सकता है। पहले 2 आधारों पर किया जा सकता है एवं राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के सहारे भी इस अधिकार का निलंबन नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत वह आदेश जारी कर यह जरूर बता सकता है कि और कौन कौन मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात है ना राष्ट्रीय आपात के समय कितनी अवधि तक जो है निलंबित रहेगी। नोट, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 का जो निलंबन नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। देखिए, सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो शक्ति दी जाती है, वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। यह शक्ति 2 कारणों से विभाजित है। जैसे आपका, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है तो उसे जो है रोका जा सकता है। यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श न किया हो और जल्दबाजी में उसे जो है पारित कर दिया हो तो उसे जो है सुधारा जा सके। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अपनी सहमति दे दे, अपनी सहमति को सुरक्षित रख दे, धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा दे। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी जो है पड़ती है। देखिए, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति इसलिए प्रदान की जाती है कि राष्ट्रपति किसी असंवैधानिक विधान को रोक सके एवं संसद के जल्दबाजी एवं बिना विचार किए गए विधेयक को देश हित में रोक सके। प्रातः विश्व के सभी देशों में कुल 4 प्रकार के वीटो जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए, वीटो यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको हो जाएगा अत्यंतिक वीटो। जैसे इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संदर्भ में एवं सरकारी विधेयकों के संदर्भ में भी जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और दूसरा न्याय मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाए किया जाता है। अगला हमारा है विशेषिक वीटो। कोई भी वीटो विशेष तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोपण किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को रौंदकर विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। अगला हमारा है निलंबनकारी वीटो। देखिए, निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है या फिर भेजा गया कोई भी विधेयक संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा सकता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर जो है अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है।
पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रख रहे अर्थात अपनी सहमति या असहमति कुछ न दे। इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको मात्र 10 दिनों के लिए रोक सकती है, परंतु भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इसके पास जो है समय का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के वीटो शक्ति से संबंधित यानी राष्ट्रपति के वीटो के शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू अत्यंतिक विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक कर रखा गया, अर्थात अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। कारण यह था कि उस समय जो है आपका पेप्सू राष्ट्र में जो है राष्ट्रपति शासन लागू था। 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। परिस्थिति यह थी कि विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त किए बिना ही पेश किया गया था। 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा जो है जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक यानी संशोधन विधेयक के संदर्भ में जो है किया गया था। भारतीय यानी संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति जो है नहीं होती है। राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जो कि देश में एकता, अखंडता, शुचिता तथा सहिष्णुता को स्थापित करने के लिए विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करता है। एक तरफ जहां वह संसदीय विधेयक के संदर्भ में वीटो शक्ति का प्रयोग कर असंवैधानिक विधानों को रोकने में सक्षम है, तो वही दूसरी तरफ जो है राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से असंवैधानिक विधानों पर रोक लगाता है। क्योंकि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, जो कि संघीय स्वरूप को आधार प्रदान करता है। ऐसे में यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत निम्न विकल्प जो है उपलब्ध होते हैं। विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दें, अपनी सहमति सुरक्षित रख लें, विधेयक धन विधेयक के छोड़कर राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दें, विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर ले। यदि किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत जो है निम्न विकल्प होते हैं। विधेयक पर अपनी सहमति दें, विधेयक पर अपनी सहमति सुरक्षित रखें, राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास वापस भेज दे। यदि राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन अथवा बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को जो है निरस्त नहीं कर सकती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123। देखिए राष्ट्रपति को एक अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग जो है केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस शक्ति का प्रयोग जो है अत्यधिक अत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए जो है किया जाता है। इसका प्रावधान शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन अवधि की होती है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियां होती हैं। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियां विद्यमान हो, संसद के दोनों सदन जो है अथवा एक सदन जो है सत्र में न हो, राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अवधि विवाद। देखिए अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का जो है रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद जो है आपका अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर अनुमोदन कर दे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई जाती है तो यह 6 सप्ताह वाली अवधि बाद
बाद वाली तिथि से जो है आपका गिनी जाती है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक ही हो सकती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 सप्ताह की हो जाती है। नोट, देखिए संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने का ही होती है। राष्ट्रपति का अध्यादेश संबंधित शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। 1970 में आर.सी. कूपर मामले में न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति की संस्तुति पर सद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति की संस्तुति को असद्भाव के आधार पर चुनौती जो है दी जा सकती है। देखिए डी.सी. वाधवा मामला 1987 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अध्यादेश की भाषा परिवर्तन किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो यह जो है असंवैधानिक है। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा यह शक्ति दिया है कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को जो है क्षमा कर सकते हैं। देखिए संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को सैन्य न्यायालय द्वारा जो है दंडित व्यक्ति को मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जैसे लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तन करना। परिहार, सजा की मात्रा को बदलना, जैसे 2 वर्षों के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, जैसे दिव्यांगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण। प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए जो है टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने के लिए। क्षमा, पूर्णतः माफ़ कर देना, इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। नोट, संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है। राज्यपाल राज्य की विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। यह जरूर है कि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित दंडावधि को कम एवं दंड का जो है स्वरूप बदल सकता है, लेकिन माफ़ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा शपथ, 61 महाभियोग, 72 क्षमादान। और है आपका मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग प्रदान करना, 74 111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना, 112 111 112 वार्षिक वित्तीय बजट यानी संघीय बजट, 123 अध्यादेश, 143 राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 1952। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुख्य प्रतिद्वंदी की बात करते हैं तो के.टी. शाह। 1957 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो प्रतिद्वंदी थे N. दास। 1962 डॉक्टर S. राधाकृष्णन, चौ हरिराम। 1967 जाकिर हुसैन, के. सुब्बाराव। 1969 B.V. गिरी, N. संजीव रेड्डी। 1974 फखरुद्दीन अली अहमद, त्रिदित चौधरी। 77 की बात करते हैं तो N. संजीव रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट है। 1982 ज्ञानी जैल सिंह। 87 R. वेंकटरमन। 92 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1997 K.R. नारायण। 2002 APJ अब्दुल कलाम। 7 श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 2012 प्रणब मुखर्जी। 17 की बात करते हैं तो रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के शक्ति प्रयोग के संदर्भ में न्यायालय के निर्णय। भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति के शक्ति प्रयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं था। जब विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई तो सर्वोच्च न्यायालय ने UN राव मामले में कहा है कि राष्ट्रपति वही करेंगे जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद सलाह देगा। पुनः 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 74 के 1 में सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। फिर बाद में पुनः 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74 के 1 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास एक पुनर्विचार के लिए जो है भेज सकेगा, परंतु अगर मंत्रिपरिषद उसे पुनर्विचार के उपरांत चाहे कुछ संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति जो सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। आगे भी कुछ पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं। क्या राष्ट्रपति रबड़ की मुहर है? देखिए
ये सब तो देखिए इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करवा ही दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट आपका जैसे अनुच्छेद दिया गया उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 74(1) की बात करते हैं तो 44वां संविधान संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति को यह शक्ति तो है कि मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए जो है लौटा सके। यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो तथा नई लोकसभा का गठन न हुआ हो तो पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई मंत्रिपरिषद के गठन तक राष्ट्रपति को सलाह देती है। इस समय राष्ट्रपति को विशेष ध्यान रखना होता है कि वह किसी ऐसी सिफारिश को स्वीकार न कर सके जो चुनाव में उस दल को लाभ पहुंचाती हो या कोई बड़ा नीतिगत निर्णय करने के संबंध में हो। अनुच्छेद 78 में भी कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई कि जो राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 78 का ख के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन तथा किसी विधान से संबंधित जानकारी मांग सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 78 के ग के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि प्रधानमंत्री को कोई विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्णय यानी निर्देश दे जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है कि किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर जो है विचार नहीं किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि विधिवत निर्वाचित कोई सदस्य निर्धारित अनर्हताओं से ग्रसित है या नहीं और इस विषय में उसका फैसला अंतिम होगा। स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति उतना कमज़ोर नहीं है जितना कुछ आलोचक बताते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ से देखेंगे तो आपका भारत का उपराष्ट्रपति शुरुआत होता है जो कि हमको राष्ट्रपति ही देखना था। तो चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं। चलिए आगे हमको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री से। देखेंगे तो आपका 1885 से लेकर के 1905 तक जो है हमको पढ़ना है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन उदारवादी युग, इसे जो है आपका स्वतंत्रता आंदोलन का एक जो है प्रथम चरण या फिर आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। 1885 से 1905 का कालखंड जो है उदारवादी युग कहलाता है। कांग्रेस के भीतर जो है प्रमुख उदारवादी नेता के रूप में जो है फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, उसके बाद व्योमेश चंद्र यानी BC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यहाँ पर लिखा गया है बुद्धुद्दीन तैयब, है ना, इत्यादि का जो है विवरण मिलता है। उदारवादी नेता जो है जैसे अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र इत्यादि के माध्यम से अपनी मांग जो है अंग्रेजों के समक्ष जो है रखते थे। वर्ष 1887 में दादा भाई नौरोजी और वर्ष 1888 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है लंदन गए। दोनों ने मिलकर 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का जो है गठन किया था। इस समिति को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए इंडिया नामक पत्रिका भी निकाला गया। इस समिति को जो है समर्थन मिले, इसको लेकर बेडरवर्न को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया। दादा भाई नौरोजी ने यह घोषणा किया है कि वर्ष 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में आयोजित होगा, लेकिन इस वर्ष जो है लंदन में आम चुनाव होने थे, इसलिए जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में आयोजित नहीं हो सका। 1892 में होने वाले चुनाव में दादा भाई नौरोजी लिबरल या फिर उदारवादी पार्टी के टिकट पर फिसवरी में चुनाव लड़े और वे चुनाव जो है जीते भी। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले जो है प्रथम भारतीय हुए। दादा भाई नौरोजी जो है 1892 से 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है सदस्य बने रहे। उदारवादी के देन, देखिए उदारवादियों ने भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। RC दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना कर इन पुस्तकों के जरिए जो है लोगों को जागरूक किया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत के लोगों के आय की गणना 1867 से 68 में किया और यह बतलाया कि भारत के लोगों का वार्षिक आय जो है आपका 20 रुपये है। उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही अंग्रेजी सरकार ने 1892 को भारत परिषद अधिनियम पारित किया। उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही भारत में होने वाले अंग्रेजी व्यय की जांच हेतु जो है बेल्बी आयोग का जो है गठन किया गया था। उग्रवादी युग 1905 से 1919। देखिए कांग्रेस के भीतर उदारवादियों से एक अलग वर्ग का उदय हुआ जिसे उग्रवादी कहा गया है।
उग्रवादी नेता जो है अपनी मांग धारणा, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल इत्यादि के जरिए जो है किया करते थे। कांग्रेस के उग्रवादी नेता के रूप में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि का विवरण जो है देखने को मिलता है। बाल गंगाधर तिलक, देखिए इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। इनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। इन्हें जो है लोकमान्य के उपनाम से भी दोस्तों जाना जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें जो है भारतीय शांति का जो है जनक कहा है। इन्होंने भारत के लोगों को जागरूक करने हेतु पूरे भारत वर्ष का भ्रमण किया। वर्ष 1893 में गणपति महोत्सव और 1896 में शिवाजी महोत्सव आरंभ किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्र और मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र जो है निकाला। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से प्लेग अधिकारी रेंट और अयस्ट के हत्या का समर्थन किया। इस हत्या की तुलना जो है तिलक ने शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया। रेंड और अयस्ट की हत्या का समर्थन करने से लेकर तिलक पर मुकदमा चलाया गया। पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए बाल गंगाधर तिलक को जेल में भी जाना पड़ा। राजद्रोह के आरोप में तिलक को 1908 में मांडले जेल यानी वर्मा जो है भेज दिया गया। जेल प्रवास के दौरान तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किया। तिलक ने ही द आर्टिक होम जो है सिद्धांत दिया। तिलक ने कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों को एक करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तिलक ने 1916 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता कभी नहीं किया। तिलक की जो निधन है 1 अगस्त 1920 को जो है हो गया। लाला लाजपत राय, इनका जन्म जो है 1865 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब के रूप में या फिर शेर पंजाब के रूप में हम इसको जानते हैं। इन्होंने शुरुआती दिनों में कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया। इनके गुरु जो है महात्मा हंसराज थे। इन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है पंजाब के क्षेत्र से किया। इन्होंने वर्ष 1920 के कांग्रेस कलकत्ता से हो रहे विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किया। साथ ही साथ असहयोग आंदोलन में इन्होंने जो है सक्रिय भूमिका या फिर भागीदारी निभाई। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध लाहौर के क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने किया। इसलिए लाला लाजपत राय पर जो है लाठीचार्ज किया गया। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जो है बुरी तरह से घायल हो गए और फिर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जो है इनका जो है देहावसान हो गया। लाला लाजपत राय ने कहा है कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक वार या फिर एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के लिए ताबूत का कील साबित होगा। पंजाब के क्रांतिकारी भगत सिंह लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया। भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर लाहौर के पुलिस कैप्टन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। लाला लाजपत राय ने जो है द वंदे महात्मा पंजाबी द पीपल जैसे पत्र पीपल जैसे जो है पत्र निकाला। विपिन चंद्र पाल, इनका जन्म जो है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी में वर्ष 1858 में हुआ था। इन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व बंगाल के क्षेत्र में किया। उन्होंने गांधी जी द्वारा जो है शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। बाद में वर्ष 1932 में जो है इनका निधन हो गया। अरविंद घोष, इनका जन्म जो है 1872 में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। अलीपुर षड्यंत्र केस में इनका भी नाम जो है आया था। इस केस में अरविंद घोष को जो है पैरवी C.R. दास ने किया था। C.R. दास ने पैरवी की वजह से ही अरविंद घोष जो है अलीपुर षड्यंत्र केस से बच निकले। अरविंद घोष का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है। अरविंद घोष ने न्यू हैम्प फॉर ओल्ड पत्रिका के माध्यम से उग्रवाद को क्रमवार व्याख्या प्रस्तुत किया। इसके अलावा अरविंद घोष ने कर्मयोगी, द लाइफ डिवाइन और सावित्री, वंदे मातरम इत्यादि जैसे पत्रिका भी निकाले। इन्होंने पुडुचेरी में ओरेविले आश्रम का स्थापना किया। इनका निधन जो है 1950 में हो गया। अब यहाँ से देखेंगे आपका बंगाल विभाजन 1905 तक ही हमको देखना है। 1905 के समय बंगाल क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। साथ ही साथ बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहता था तथा भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा देना चाहता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया है कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा, जबकि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया गया। बंगाल को हिंदू मुस्लिम आधार पर 2 वर्गों में जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया।
पूर्वी बंगाल है ना, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था, इसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी। वही पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था, इसकी जो राजधानी है कलकत्ता हुआ करती थी। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को किया। कुछ स्रोतों में 20 जुलाई भी दिया गया है। इस समय जो है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रे फ्रेजर हुआ करते थे। अगला कि बंगाल विभाजन की घोषणा के खिलाफ जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन के खिलाफ बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी मूवमेंट जो है चलाया गया। 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुआ। कांग्रेस के उदारवादी नेता यह चाहते थे कि बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन कांग्रेस के उग्रवादी नेता यह चाहते थे कि स्वदेशी जो मूवमेंट है इसका जो प्रचार प्रसार जो है पूरे भारत में हो। प्रथम आंदोलन है जिसका प्रसार जो है स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिला। महाराष्ट्र में आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में वीपी चंद्रपाल ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने, दिल्ली में आपका सैयद हैदर राजा ने और बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में जो है आपका चिदम्बरम पिल्लाई ने किया था। इस आंदोलन के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा। इस आंदोलन के दौरान पहली बार विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तु अपनाने पर जो है जोर दिया गया। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मिश्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया। नोट, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान स्वदेशी जो आपका पत्रकार है हेनरी वुड नेविंसन ने पूरे भारत की यात्रा किया और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलने के बावजूद जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में जो है मनाया। इस दिन बंगाल के लोग जो है सड़कों पर निकले, गंगा नदी में स्नान किए, काली पूजा किया, है ना, और एक दूसरे के साथ राखी बांधकर एकता का संदेश भी दिया। इस दिन जो है बंगाल की सड़कों पर कुछ नारे गूंज रहे थे, जैसे हमें बंगाल नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम ही है। 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत आगमन हुआ। ये दोनों जब भारत का भ्रमण कर रहे थे तो पूरे भारतवर्ष में इन दोनों को विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने यह कहा कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन जो है सांप्रदायिक आधार पर किया। देखिए, इन दोनों के सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने तृतीय दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया। और देखिए, इस दिल्ली दरबार में ही ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया। इस घोषणा के तहत बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया तथा बंगाल को पुनर्गठित किया गया और बंगाल का पुनर्विभाजन भी किया गया। बंगाल का पुनर्विभाजन करते हुए बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार के गठन की घोषणा की गई। इस घोषणा के तहत ही बंगाल का विभाजन कर बिहार प्रांत का गठन जो है 22 मार्च 1912 को किया गया। यही कारण है कि प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल का विभाजन जो है कर दिया गया, प्रांत का गठन किया गया और मांग सर्वप्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। यही कारण है कि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक भारत यानी आधुनिक बिहार का जो है जनक माना जाता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही अगस्त 1906 को यानी 6 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का जो है गठन किया गया। तृतीय दिल्ली दरबार में ही यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया जाएगा। इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को भारत की जो है राजधानी बनी। स्वदेशी आंदोलन में किसान और मुस्लिम वर्ग के लोग जो है भाग नहीं लिए थे। अब देखिए, हमको जो है 1905 तक ही देखना था, तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 1906 से शुरू हो रहा है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। आगे हम देखेंगे अगला टॉपिक। चलिए, अगला हमारा जो है जियोग्राफी से है, ये आपका भारत का उद्योग से पढ़ना है। ठीक है, देखिए, उद्योग का तात्पर्य वैसी आर्थिक उच्च क्रियाओं से है जिसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं संवर्धन किया जाता है। देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति अप्रैल 1948 में आई थी। वही भारत की द्वितीय जो औद्योगिक नीति है अप्रैल 1956 में जो है आई थी। भारत की तीसरी और नई जो आपका औद्योगिक नीति जो है जुलाई 1991 में आई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की घोषणा जो है किया गया था। लौह इस्पात उद्योग, देखिए, इस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि
यह अन्य उद्योगों जैसे मशीनरी उद्योग, औजार उद्योग इत्यादि को कच्चा माल प्रदान करता है। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 में तमिलनाडु के पोटोनोवा में किया गया था, लेकिन यह जो है असफल रहा। देश का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से जो है स्थापित हुआ, लेकिन फंड के अभाव के कारण जो है यह असफल हो गया। बाद में बंगाल की सरकार ने इसका जो है अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम जो है बदलकर बराकर आयरन वर्क्स जो है वर्क्स कर दिया था। देश का सबसे बड़े पैमाने पर प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग जो है आपका टिस्को, यह 1907 में जो है आपका जमशेद जी टाटा द्वारा जो है झारखंड राज्य के जमशेदपुर के साक्षी में जो है स्थापित किया गया था। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति उड़ीसा के बादाम पहाड़ी, गुरु महिसानी तथा झारखंड के सिंहभूम से होता है। टिस्को को कोयला की प्राप्ति झरिया और बोकारो से होता है। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी जो स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के वर्णपुर दामोदर नदी के किनारे किया गया था। इसको कोयला की प्राप्ति झारखंड के झरिया और रामगढ़ से तथा लोहा अयस्क की प्राप्ति जो है सिंहभूम से होता है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर 1923 में स्थापित किया गया। यह संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है। यह एक ऐसा संयंत्र है जो कोयला क्षेत्र में दूर स्थापित किया गया। इसे पहले मैसूर आयरन वर्क्स के नाम से जो है जाना जाता था उस टाइम। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित लौह इस्पात संयंत्र। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने भारी उद्योग को बढ़ावा दिया है। यह पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बड़े लौह इस्पात संयंत्र भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है स्थापित किए गए। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस्पात संयंत्र रूस की मदद से स्थापित हुआ। 1959 में प्लांट उत्पादन कार्य आरंभ हुआ। इसको कोयला की प्राप्ति कोरबा छत्तीसगढ़, बोकारो व झरिया से होता है तथा लौह अयस्क की प्राप्ति तलीराजहरा उड़ीसा से होता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और राउरकेला, इसकी जो स्थापना है जर्मनी की सहयोग से वर्ष 1959 में उड़ीसा में संघ एवं कोयला नदी के कोयल नदी के संगम पर हुआ। इसको जो है कोयला की प्राप्ति जो है झरिया व कोरबा से होता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, इसकी जो स्थापना है 1959 में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में हुआ। इसको कोयला की प्राप्ति रानीगंज और झरिया से होता है। तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड के बोकारो में 1964 में रूस की मदद से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। इसको कोयला बोकारो व झरिया से लौह अयस्क किरीबुरू से प्राप्त होता है। विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र, यह देश का प्रथम तटवर्ती या तटीय लौह इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना रूस की मदद से हुई है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसको लौह अयस्क की प्राप्ति बेलाडीला के खान छत्तीसगढ़ से होता है। देखिए, सलेह लौह इस्पात संयंत्र, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह लौह इस्पात संयंत्र जो है 1982 में काम करना शुरू किया था। यह लौह इस्पात संयंत्र स्टेनलेस स्टील का जो है उत्पादन करता है। विजयनगर स्टील संयंत्र, यह कर्नाटक के विजयनगर जिले के दासपेट क्षेत्र में तुंगभद्रा जलाशय के समीप स्थापित किया गया। इसे लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है। एल्यूमिनियम उद्योग, लौह इस्पात उद्योग के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग एल्यूमिनियम उद्योग है। देश में सर्वप्रथम एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1937 में पश्चिम बंगाल के जे.के. नगर में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जो है किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के हीराकुंड, उत्तर प्रदेश के रेणुकुंड, तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु के मैटूर तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कर्नाटक के बेलगांव में नए एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना हुआ था। एल्यूमिनियम कंपनी सहयोगी देश और स्थापित केंद्र, देखिए बाल्को की बात करते हैं तो रूस, कोरबा छत्तीसगढ़, नालको फ्रांस, रत्नागिरी महाराष्ट्र, हिंडाल्को यूएसए, रेणुकुंड उत्तर प्रदेश, इंडाल्को कनाडा, मुरी बिहार, अलवाय केरल और जे.के. नगर पश्चिम बंगाल, माल्को इटली, चेन्नई मेट्रो झेलम हो जाएगा। और वेदांता की बात करते हैं तो वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी जर्मनी, उड़ीसा के झारसुगुड़ा। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन काल से ही भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है।
भारत में सर्वाधिक रोजगार कृषि के क्षेत्र में लोगों को प्राप्त होता है। कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम बंगाल के फोर्ट ब्लास्ट में 1818 में स्थापित हुआ, जो असफल रहा। वही देश का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र 1854 में बम्बई में कावस डी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया। इस उद्योग में उत्पादन कार्य 1856 में प्रारंभ हुआ। मैनचेस्टर यह ब्रिटेन का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्र को राजधानी मुंबई को कहा जाता है। वस्त्र पार्क मिले सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला वस्त्र जो है पार्क तमिलनाडु के तिरुपुर जिला में स्थापित किया गया। रेशमी वस्त्र उद्योग भारत एक ऐसा देश है जहां सूती, सहतूती, इरी, टसर, ओग एवं मूंगा सभी किस्मों के रेशम का उत्पादन करता है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एक अधिकार है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल क्षेत्र है। नोट देखिए, केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो केंद्र है मैसूर एवं ब्राह्मणपुर में स्थित है। ऊनी वस्त्र उद्योग भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया, लेकिन ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास आज़ादी के बाद भारत में असंभव हो गया। सामान्यतः ऊनी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंगोरा ऊन और पश्मीना ऊन का प्रयोग जो है किया जाता है। अंगोरा ऊन की प्राप्ति खरगोश के रोए से होता है, जबकि पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरियों के रोए से होता है। ऊन वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्य है। जूट उद्योग देखिए, जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया यानी सोने का रेशा कहा जाता है। जूट उद्योग का कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। भारत में प्रथम जूट उद्योग 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा पश्चिम बंगाल के रिसरो में स्थापित किया गया। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है। पश्चिम बंगाल के बाद जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। भारतीय जूट को कड़ी प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश के जूट से मिलती है। भारतीय जूट के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुआ था। वही अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1884 में हुई, जिसका मुख्यालय ढाका में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, चीनी उद्योग यह कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। यह उद्योग गन्ना की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भारतवर्ष के भीतर प्रथम चीनी मिल या चीनी उद्योग बिहार के सारण के मढ़ौरा में 1903 में स्थापित हुआ। कुछ अन्य सूरत में 1904 भी देता है। गन्ना उत्पादन में आदर्श जलवायु दक्षिण भारत में पाई जाती है। उसमें कटिबंधीय 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। देश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन जो है यूपी है। प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जो गन्ना है आपका तमिलनाडु राज्य करता है। चीनी का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश करता है। सबसे ज़्यादा जो है आपका चीनी मिल महाराष्ट्र में है। दिया सलाई उद्योग भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग गुजरात के अहमदाबाद में 1921 में स्थापित हुआ था। यह कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। कागज उद्योग कागज की जो खोज है आपका 12वीं 13वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। कागज का उद्योग शैक्षणिक कार्यों में अखबारों में नोटों के रूप में किया जाता है। देश में प्रथम कागज उद्योग 1812 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किया गया था, जो असफल रहा। वही देश का प्रथम सफल कारखाना उद्योग पश्चिम बंगाल के कालीगंज में 1867 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रथम कागज उद्योग जो 1879 में स्थापित हुआ। नोट मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज का उत्पादन होना शुरू हुआ 1947 से। उर्वरक उद्योग की बात करते हैं तो अधिक फसलों के उत्पादन हेतु किसानों के द्वारा अपने खेत में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम उर्वरक उद्योग तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में स्थापित किया गया, लेकिन देश में वास्तविक तौर पर उर्वरक उद्योग का विकास होना प्रारंभिक आज़ादी के बाद हुआ था, जब 1951 में झारखंड के सिंदरी में सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना हुई। सीमेंट उद्योग बड़े बड़े पुल, भवन अथवा आधारभूत संरचना के विकास हेतु सीमेंट का उपयोग किया जाता है। आधुनिक ढंग से पहली बार सीमेंट का उत्पादन 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड शहर में हुआ। भारत में प्रथम सीमेंट उद्योग कारखाना 1904 में मद्रास में स्थापित हुआ, जो असफल रहा। देश का प्रथम सफल सीमेंट उद्योग गुजरात के पोरबंदर में 1914 में स्थापित हुआ, जो कि प्रथम स्थान गुजरात है। नोट एसोसिएट सीमेंट कंपनी की जो स्थापना 1936 में हुआ था। उद्योग क्षेत्र भारत के उन क्षेत्रों में बड़े उद्योग मिलते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता की, परिवहन की अच्छी व्यवस्था
हो, कम मजदूरी का श्रमिकों को उपलब्धता को इत्यादि। भारत को 8 बड़े उद्योग के क्षेत्र में 13 लघु उद्योग क्षेत्र में बांटा गया, जो 8 बड़े उद्योग क्षेत्र हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, गुजरात प्रौद्योगिकी या फिर औद्योगिक क्षेत्र, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, विशाखापट्टनम गुंटूर उद्योग क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, हुगली। देखिए नोट की बात करते हैं, मोटर गाड़ी उद्योग का विकास उद्योग कहा जाता है, प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर उद्योग को फुटलूज उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। फुटलूज उद्योग वैसे उद्योग जिसको किसी भी स्थान पर स्थापित करने से कोई हानि नहीं होता है, उसे जो है फुटलूज उद्योग भी कहते हैं। ये आपका समाप्त होता है, ये आपका एमसीक्यू वगैरह दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन बैंक देखेंगे हम। देखिए पहला प्रश्न कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है। जो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन है ये आपका बांकीपुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बांकीपुर। देखिए समझते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष जो है रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। महासचिव की बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष जो हैं मौलाना मजहरूल हक थे। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चितरंजन दास की अध्यक्षता में गया 1922 में हुआ था, जिसमें जो है स्वराज पार्टी यानी 1923 में किया गया था। कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा जो है किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं W.C. बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसका आंसर जो है आपका सी होगा, कोलकाता। देखिए यह कंपनी जो है यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था और इसकी उपस्थिति जो है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में था। यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी, जो 2012 में भारत सरकार द्वारा जो है बंद किए जाने तक संचालित थी। उद्देश्य की बात करते हैं तो परियोजना वित्त के लिए सावधि ऋण सहायता, लघु अवधि के लिए अवधि के गैर परियोजना समर्थित वित्त पोषण कंपनियों की कार्यशील पूंजी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स और F. एंजेल्स। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। देखिए इसे जो है नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए जो है लिखे थे। इस पुस्तक के संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत की स्थिति के जो है संबंध में लिखा गया था। अन्य पुस्तक जो आपका महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है आपका विनायक दामोदर सावरकर हैं। द ग्रेट रिबेलियन की बात करते हैं तो अशोक मेहता हैं। सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 यह R.C. मजुमदार हो जाएंगे। आगे आपका है 1850 है ना, 1857 जो है आपके एस.एन. सेन। और रिबेलियन 1857 की बात करते हैं तो P.C. जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी ये हैं T.R. होम्स। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान। अगला कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये आपको हो जाएगा बिहार से है। ऑप्शन नंबर ए होगा पाइका नृत्य। यह नृत्य जो है मुख्यतः उड़ीसा का है। पाइका का अर्थ जो है पैर सैनिक, यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधित लोकतंत्र है जहाँ कलाकार भाले और ढाले के साथ जो है नृत्य करते हैं। पाइका लंबे भाले का एक रूप है और पाइका शब्द युद्ध का प्रतीक है। इस नृत्य का उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड में भी प्रचलन है। अगला हमारा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसका प्रकाशन जो है 1946 में हुआ था। इसे राजेंद्र प्रसाद द्वारा बांकीपुर जेल में लिखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखा गया कुछ पुस्तक हम देख लेते हैं, जैसे चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, बापू के कदमों में, संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खंडित भारत, गांधी जी के दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति और असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। यह पुस्तक जो है वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है 1928 में लाला लाजपत राय थे। उन्होंने निम्नलिखित प्रकाशित जो है पुस्तक भी लिखा। जैसे आप देखेंगे तो मेरे निर्वासन की कहानी जो है 1908, आर्य समाज की बात करते हैं तो 1915, संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916 होगा। भारत पर इंग्लैंड का कर्ज की बात करते हैं तो 1917 होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब द इंडियन स्ट्रगल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इस पुस्तक को वर्ष 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो है पब्लिक किया था। आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनगर में इसकी शुरुआत किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक स्वास्थ्य पहुंचाना है और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना है। इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए टीके 7 रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षित करता है। तपेदिक है ना, पोलियो, माइलेटिस हो जाएगा और हेपेटाइटिस बी होगा, डिप्थीरिया होगा, पर्टूसिस होगा, टेटनस और खसरा होगा। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। उद्देश्य की बात करते हैं, जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागरूक करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 11 जुलाई 1987 से हुआ है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफाइट कार्बन का एक अवरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। यह अधातु सिन्हल कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। यह विद्युत ताप है ना, विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट षटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp के पावर 2 संकरित होता है। कृत्रिम ग्रेफाइट एसिचिन विधि से तैयार किया जाता है। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं तो 2.24 है एवं यह जो है 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हीरा का इस संस्करण की बात करते हैं तो sp3 होता है। वही हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा इसका अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं तो 2.42 होता है। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा BPCL हो जाएगा। ये जो है करेक्ट आंसर होगा और ये आपका 2017 में दोस्तों दिया गया था, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य जो है आपका सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी होगा, यानी उड़ीसा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? उड़ीसा। देखिए, भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने जो है पास किया हो, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग हैं, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है लौटा सकता है। विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त है, जैसे पढ़ लेते हैं। स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए जो है भेजा जा सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, जैसे डाक संशोधन विधेयक 1986। अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जो है जाना जाता है। उद्देश्य की बात करते हैं तो विश्व में सिंहों की कम हो रही संख्या की समस्या से निपटने और एशियाई सिंहों के संरक्षण हेतु है। इसे 1965 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो पैंथाथेरा लियो पर्सियका है,
जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो इसका नाम जो है आपका, नया नाम की बात करते हैं तो आपका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। स्थापना जो है 1936 में, पुराना नाम, सबसे पुराना उद्यान आपका जो है यही है। प्रसिद्ध जो है आपका बंगाल बाघ के लिए जो है तेंदुआ के लिए जाना जाता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। स्थापना की बात करते हैं तो 26 दिसंबर 1984 को हुआ है। अवस्थिति की बात करते हैं तो पालक्काड जिला केरल भारत। प्रसिद्धि की बात करते हैं तो हाथी, बाघ, सांभर, चीता व जंगली प्रमुख है। उसके बाद यहाँ जो है सर्वाधिक विविधता जो है पाया जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, जो प्रसिद्ध है, जैसे बाघ है, स्लॉथ बियर, चीते, अजगर, भालू आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वे दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी साइनोबैक्टीरिया जो है नील हरित शैवाल एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवाणु है जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने लिए ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। वे हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकार संश्लेषित स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं नामीबिया पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा जो है स्थिर कर सकते हैं। रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धान के खेत का सबसे आम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आपका फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ओलोसीरा है। और साइजोबियम है ना, साइजोबियम सोयाबीन जैसे फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। एजोटोबैक्टर एक मुक्त जीवित वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है जिसका उपयोग आमतौर पर गेहूं, चावल, कपास और गन्ने की फसल में किया जाता है। अगला हमारा है क्षेत्र दिया गया है और अगला हमारा जो है पूरा स्थल दिया गया है ना, तो इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए बात करेंगे सिंह की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोटदीजी होगा। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो बालाकोट होगा। दक्षिणी बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सरायकेला। और हरियाणा जो है राखीगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी कन्या सौष्ठा चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए पहली भारतीय महिला पूछ रहा है तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाम है भूमिका शर्मा। बॉडी बिल्डिंग मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। यह प्रतियोगिता जो है आपका जून 2017 में वेनिस इटली में आयोजित जो है किया गया था। मिताली राज की बात करते हैं तो भारतीय महिला क्रिकेटर जो कि टेस्ट व वनडे क्रिकेट की टीम कैप्टन है। अवार्ड की बात करते हैं तो अर्जुन, पद्मश्री, खेल रत्न दिया गया है। और साइखोम मीराबाई चानू मणिपुर की निवासी भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं जो कि ओलंपिक में। सम्मान की बात करते हैं तो पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। सामाजिक वानिकी किससे जो है आपका संबंधित है? तो ये आपका है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए भारत में प्रथम वन कानून जो है 1927 में लाया गया है। उद्देश्य की बात करते हैं तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर जो है वृक्षारोपण करना है। इसका प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया है। बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है लागू किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है जो संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं जो निम्न प्रकार से दिया गया, जैसे समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 से 24,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 32 होगा। देखिए नोट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया है तथा उसे जो है अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 में है। भाषण देने की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में आपका